हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आचार्य ऑनलाइन क्लासेस। मैं अजय ओझा एक बार पुनः आप लोगों के बीच आपकी अंग्रेजी की क्लास को लेकर के उपस्थित हुआ हूं और आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि हमारे द्वारा पढ़ाए गए पिछले लेक्चर्स आपको पसंद आए होंगे और आपने थोड़ा बहुत कुछ अच्छा जो आप सीखे होंगे अब तक उसे थोड़ा सा बेहतर आसान सी भाषा में समझाने का प्रयास हमने किया है। अब तक आपके पास ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से 4 क्लासेस आप तक पहुंच चुकी हैं और ये अगला क्लास हमारी कड़ी को जो सीखने की कड़ी है उसको आगे बढ़ाएगा। जैसा कि आज की टॉपिक आप लोगों को दिख भी रही होगी, व्हाइट बोर्ड पर थोड़ा सा लिख दिया गया है कि आज का जो टॉपिक है हम लोगों का वो मॉडल एक्सिलरीज से है। और हाँ, एक्सिलरीज से याद आ गया, थोड़ी सी जो अपनी गलती हो उसको स्वीकार भी कर लेना चाहिए। पिछली बार जब एक्सिलरीज लिखा जा रहा था तो थोड़ा सा माइंड सेटअप की वजह से या थोड़ा सा लिखने की वजह से डबल एल का प्रयोग हो गया था, वो थोड़ा सा एरर है, आप लोग नजरअंदाज करिएगा। आज की हमारी टॉपिक मॉडल एक्सिलरीज आपके सामने व्हाइट बोर्ड पर दिख भी रही होगी और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बेसिक से स्टार्ट किया है हमने और कोशिश है जो हम तक जानकारी पहुंची हमारे गुरुजनों के माध्यम से, जो हमने कुछ सीखा है वो आप तक पहुंचाने का प्रयास है आसान सी भाषा में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग पसंद करेंगे, अच्छा लगेगा आप लोगों को। और इसी कड़ी में आप लोग लाइक करें, शेयर करें ताकि हम लोगों को भी संबल प्रदान हो, थोड़ा सा एनर्जी फील होता है जब आप लोग देखते हैं, कमेंट्स आते हैं, आपके सुझाव आते हैं। चलिए अब हम जुड़ते हैं आज की टॉपिक से। आज की हमारी टॉपिक्स हैं मॉडल एक्सिलरीज को लेकर के। मॉडल एक्सिलरीज को लेकर के, मॉडल एक्सिलरीज को हम हिंदी में क्या कहते हैं, यहां लिख दे रहे हैं रीतिवाचक या ढंगवाचक। रीतिवाचक या ढंगवाचक सहायक क्रियाएं हमारी आज की ये टॉपिक है। जैसा कि 2 लाइन लिखा भी गया है पहले से, तो देखते हैं क्या लिखा गया है। लिखा गया है जो सहायक क्रियाएं क्रिया, वर्ब के ढंग, मोड या मूड दोनों एक ही शब्द है, ढंग को प्रदर्शित करती हैं, मॉडल एक्सिलरीज कहलाती हैं। मॉडल एक्सिलरीज कहलाती हैं। फिर से एक बार ध्यान दीजिए आप लोग, जो सहायक क्रियाएं वर्ब के ढंग को, मोड को या मूड को प्रदर्शित करती हैं वे मॉडल एक्सिलरीज रीतिवाचक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे सहायक क्रिया जो होती है, जो हमने प्राइमरी एक्सिलरीज पढ़ा था, हमने उसमें आपको बताया कि ये टेंस के निर्माण में मदद करती हैं। हालांकि टेंस में इनका भी उपयोग होता है, टेंसेस में ही प्रयोग होता है, लेकिन अलग अलग टेंसेस के लिए अलग अलग सहायक क्रियाएं जैसे उसमें निर्माण करती थी, इसमें भी अलग अलग टेंस में अलग अलग सहायक क्रियाएं लगेंगी, लेकिन वो क्रिया के ढंग को, क्रिया के मूड को प्रदर्शित करेंगी। उम्मीद कर रहे हैं कि बात समझ रहे होंगे आप लोग। चलिए देखते हैं फिर एक बार। तो लिखा गया जो सहायक क्रियाएं क्रिया, वर्ब के ढंग या मूड को प्रदर्शित करती हैं, मॉडल एक्सिलरीज रीति या ढंगवाचक सहायक क्रियाएं कहलाती हैं। आइए देखते हैं कुछ मॉडल एक्सिलरीज इस प्रकार में लिख लेते हैं। सम मॉडल एक्सिलरीज, सम मॉडल एक्सिलरीज में जैसे टेंस में हमने बताया था, सॉरी नहीं बताया था और होता भी नहीं है, बिल और शैल भी टेंस में प्रयुक्त होता है, लेकिन वो मॉडल एक्सिलरीज के अंतर्गत रखा जाता है। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं बात अपनी। विल, अब विल देखिए, विल का पास्ट होता है वुड, विल वुड। फिर हम लिखते हैं शैल, शुड, विल वुड, शैल शुड। अब हम यहां लिखते हैं कैन, कुड। ये पेयर में इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको आसानी हो। जैसे ये
प्रेजेंट फॉर्म पास्ट फॉर्म है। कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought, dare, need, used, to, etc. ये मॉडल एक्सिलरीज हैं। ये मॉडल एक्सिलरीज हैं। मॉडल एक्सिलरीज जो लिखी गई हैं, अब एक बार बना देख लीजिए। will would, shall should, can could, may might, must, ought to, dare, need, used to, एक दो हो सकता है दिमाग में, आगे भी आपको बताते रहेंगे जैसे दिमाग में हमारे नियम आते रहेंगे। तो ये जो मॉडल एक्सिलरीज हैं ये वर्ब के मोड को प्रदर्शित करती हैं, क्रिया के ढंग को प्रदर्शित करती हैं। तो चलिए आपको हम यहाँ तक बता चुके हैं, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और एक बात और आपको बताना चाहते हैं कि अगर हम सेंटेंस जहां से हमने शुरू किया था, सेंटेंस की पहचान जान लें, कौन सा सेंटेंस किस तरीके से होता है, उसका थोड़ा सा स्ट्रक्चरल जो रूप है उनको हम अपने माइंड में बैठा लें और फिर वर्ब और जो मॉडल वर्ब है इनको जान लें, तो काफी हद तक समझ लीजिए हम अंग्रेजी सीख चुके हैं। और ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा मदद भी करता है कॉम्पिटिटिव वे में भी, क्रियाओं की पहचान, सेंटेंसेस की पहचान। ये आपको बताता है कि हम किस तरीके से प्रयोग करें क्रिया का। तो चलिए अब हम इन क्रियाओं के थोड़े छोटे मोटे जो प्रयोग हैं कुछ उनको देख लेते हैं। आज बात शुरू कर रहे हैं हम यहां से, जो हमारी पहली मॉडल एक्सिलरीज है विल, वुड में से हम लेते हैं यूज ऑफ विल। यूज ऑफ विल, विल सहायक क्रिया है जो साधारणतया क्रिया में गा, गी, गे को जोड़ती है। गा, गी, गे को जोड़ती है और ये सिंपल फ्यूचर, हम कह सकते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में इसका प्रयोग होता है। तो पहला पॉइंट लिख लेते हैं हम, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में he, she, it, they are कर्ता के साथ, आज कर्ता के साथ इसका पहला प्रयोग है। जैसे सिंपल फ्यूचर यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को ये प्रस्तुत करेंगे। एग्जाम्पल आपको बता दें। पहला एग्जाम्पल जैसे मैं यहां लिखूं ही विल गो टू मुंबई, ही विल गो टू मुंबई, वह मुंबई जाएगा, वह मुंबई जाएगा। वह मुंबई जाएगा। अगला एग्जाम्पल लिख देते हैं, शी विल पनिश यू, शी विल पनिश यू, वह तुम्हें दंडित करेगी। वह मुंबई जाएगा, वह तुम्हें दंडित करेगी। आपको पहला इसका जो विल का प्रयोग है वो आपको बताया गया। साधारण फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ही, सी, इट, दे आदि कर्ता के साथ प्रयोग होता है। लेकिन विल का प्रयोग थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ रहे हैं यूज ऑफ विल। यूज ऑफ विल, तो पहला पॉइंट इसका हमने लिख दिया है आपके सामने कि सिंपल फ्यूचर टेंस में यानी फ्यूचर
इंडेफिनिट टेंस में इसका प्रयोग होता है। दूसरा पॉइंट कि विल का प्रयोग, जैसे एक विशेष नियम है, जब आई और वी के साथ में विल लग जाता है, विल का प्रयोग आई वी सब्जेक्ट के साथ, कंपल्सन या धमकी, थ्रेट जिसको हम बोल सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि अनिवार्यता या धमकी व्यक्त करने के लिए होता है। जैसे देखिए, मैंने कहा कि विल का प्रयोग, विल या सेल दोनों में आपको मिलेंगे। विल या सेल का प्रयोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ही होता है, लेकिन जनरली पढ़ते क्या है, ही सी इट दे एक वचन, मतलब आई वी को छोड़ करके हम पढ़ते हैं कि आई वी को छोड़ करके सभी कर्ता के साथ विल का प्रयोग फ्यूचर टेंस में कर लेते हैं। लेकिन आई वी के साथ, यहाँ ध्यान दीजिए, एक पॉइंट लिखा गया है कि विल का प्रयोग आई वी सब्जेक्ट के साथ भी होता है, लेकिन कब, जब अनिवार्यता, धमकी, ऐसे सब भाव व्यक्त हो। जैसे अगर कह दिया जाए कोई व्यक्ति गुस्से में हो और गुस्से में आकर के वो बोले कि मैं तुम्हें मार दूंगा, तो वो धमकी दे रहा है, तो उसको इस तरीके से लिखा जा सकता है कि जैसे आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा। मान लीजिए कि जैसे कहा जाए कि मोहन यहां अवश्य आएगा, तो अनिवार्यता है, तो उसको लिखा जा सकता है मोहन के साथ नहीं, आई वी के साथ। जैसे कह दिया जाए हम वहां अवश्य आएंगे, बी विल कम देयर, हम वहां अवश्य आएंगे। तो आप देखिए कि एक में आपको क्या दिख रहा है, धमकी, जिसको हम थ्रेट बोलते हैं अंग्रेजी में, और यहां देखिए अनिवार्यता दिख रही है आपको, जिसको हम कंपल्सन बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि विल का प्रयोग आपको समझ में आ गया होगा। इसी से रिलेटेड हम वुड की तरफ बढ़ लेते हैं। यूज ऑफ वुड का क्या मतलब है? वुड भी विल का एक पास्ट फॉर्म है। इसको लिख सकते हैं हम थोड़ा कि विल का पास्ट फॉर्म है, तो विल का पास्ट फॉर्म है। तो अधिकतर हम इनका प्रयोग कहां करते हैं? जब हम नरेशन पढ़ते हैं और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम सेंटेंस बनाते हैं, तो तब हमको जरूरत होती है। ध्यान दीजिए कि वुड का प्रयोग हम कहां करते हैं, यह विल का पास्ट फॉर्म है, और जब हम नरेशन पढ़ते हैं तो उसमें जब हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को मिलता है, हमको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का कोई सेंटेंस, उसको पास्ट में अगर क्रिएट करना होता है तो हम कैसे करते हैं? जैसे मान लीजिए सेंटेंस में लिख रहा हूं यहाँ, उसके हिसाब से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे लिख दिया गया, he told me that मोहन लिख देते हैं, मोहन would come here। एक सेंटेंस लिखा मैंने कि he told me that मोहन would come here। अब आप यहां देखिए, ये सेंटेंस ऐसा था नहीं, ये नरेशन के पार्ट को लेकर के बना है। नरेशन में हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो पढ़ते हैं, ये इनडायरेक्ट फॉर्म है। ये क्या है? इनडायरेक्ट फॉर्म है। तो इनडायरेक्ट फॉर्म को लेकर के ये बना है। ये सेंटेंस कैसा था? he said to me, मोहन, he said to me, मोहन will come here। इस तरीके का ये सेंटेंस था। कैसे था?
ही सेड टू मी, देखिए एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, लिखा था ये ही सेड टू मी कामा इनवर्टेड कामा मोहन विल कम हेयर। ये सेंटेंस इस तरीके से बना था, और इसी सेंटेंस को जब हम यहाँ देखिए डायरेक्ट से जब हमने इनडायरेक्ट में बनाया तो इस तरीके का ये रूप हुआ। जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे तो इसको और आसानी से समझ लेंगे। और आगे एक जगह इसका प्रयोग और होता है, उसको देख लेते हैं। वुड का जो प्रयोग होता है, वुड का प्रयोग वर्तमान में या हम कह सकते हैं प्रेजेंट में हम्बल रिक्वेस्ट के लिए होता है। जैसे लिख लेते हैं दूसरा पॉइंट इसका, वुड का प्रयोग प्रेजेंट में पोलाइट रिक्वेस्ट मतलब नम्र या विनम्र निवेदन के लिए होता है, के लिए होता है। जैसे एक सेंटेंस यहां लिखा जा रहा है एग्जाम्पल के तौर पे, Would you please give me your book? मान लीजिए कि आपको आपके किसी फ्रेंड से क्या लेना है, बुक लेनी है। तो आप उससे अगर वर्तमान में निवेदन करना चाहते हैं और मांगते हैं कि कृपया आप मुझे अपनी पुस्तक दें, तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं, वुड यू प्लीज गिव मी योर बुक, क्या आप मुझे अपनी पुस्तक देंगे, क्या आप मुझे अपनी पुस्तक देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको विल और वुड का यूज भी समझ में आ गया होगा। थोड़ी सी माफ करना, लाइट नहीं है तो गर्मी भी लग रही है, और उम्मीद कर रहे हैं कि आज जो ये टॉपिक चल रही है थोड़ी सी गर्मी की वजह से असुविधा भी हो रही है। अब हम बात करते हैं अगली टॉपिक की। उम्मीद कर रहे हैं यहां तक आप समझ गए हैं। अब हम पढ़ते हैं यूज ऑफ सेड। यूज ऑफ सेड शुड लिखा था ना दूसरे नंबर पर हमने लिखा था यूज ऑफ सेड शुड। तो हम लिख लेते हैं यूज ऑफ सेल। सेल का प्रयोग, सेल भी क्या करता है, सेल का भी अर्थ होता है क्रिया में गागी गे को जोड़ने का, सेल का भी काम है। तो यह भी कहां प्रयोग होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ही प्रयोग होगा इसका भी। तो लिख सकते हैं कि सेल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आई बी, जो हम लोग साधारण भाषा में जानते हैं आई बी कर्ता के साथ, आई बी सब्जेक्ट के साथ, आई बी सब्जेक्ट के साथ प्रयोग होता है। जैसे हम लोग जब टेंस पढ़ते हैं, आप लोगों ने भी टेंस पढ़ा होगा, हम भी टेंस पढ़ाएंगे आगे, जब वीडियोस हम लोग आगे अपलोड करेंगे, क्लासेस आगे चलेंगी, तो आगे आपको टेंस भी हम पढ़ाएंगे। तो टेंस को भी एक अलग तरीके से हम आपके पास पहुंचाएंगे। तो उसमें आपको विल या सेल दोनों पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ देखिए हमने बताया कि सेल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आई बी सब्जेक्ट के साथ प्रयोग होता है। जैसे हम लिख देते हैं आई shall read this lesson। लिखा है I shall read this lesson, मैं इस अध्याय को पढ़ूंगा। I shall read this lesson, मैं इस अध्याय को पढ़ूंगा। दूसरा सेंटेंस लिख देते हैं we shall play cricket। We shall play cricket
इन द ग्राउंड, वी शैल प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड, हम मैदान में क्रिकेट खेलेंगे। तो आप देखिए साधारण भविष्य को भी ये प्रकट कर रहे हैं, मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्य हैं। और आप जब हिंदी में अर्थ देख रहे होंगे तो पढ़ेंगे, खेलेंगे, ये सब मिल रहा है। ये पहला पॉइंट है इसका। दूसरा पॉइंट हम देख लेते हैं, दूसरा प्रयोग कहाँ होता है। सेल का प्रयोग आई वी को छोड़ करके अन्य सभी कर्ता के साथ भी होता है, क्या करने के लिए, अनिवार्यता या धमकी प्रकट करने के लिए। देखिए सेल का प्रयोग, सेल का प्रयोग आई वी कर्ता को छोड़कर, आई वी कर्ता को छोड़कर ही सी इट दे, ही सी इट दे अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ अनिवार्यता या धमकी प्रकट करने के लिए होता है। फिर से एक बात देख लेते हैं, जैसे हमने विल को अभी आपको विल को बताया था कि मतलब आई वी के साथ भी विल का प्रयोग होता है, तो यही कंडीशन होती है। आप ऐसे ही इतना ही ध्यान रखिए कि अनिवार्यता या धमकी अगर देनी हो, अनिवार्यता हो, बाध्यता हो, दृढ़ता हो, फोर्स हो कोई, तो आई वी के साथ जैसे विल का प्रयोग हो जाता था, ठीक उसी प्रकार सेल का प्रयोग आई वी कर्ता को छोड़ करके अन्य सभी कर्ता के साथ भी उसी दशा में होगा, अनिवार्यता या धमकी की दशा में। जैसे मैंने आपको एक सेंटेंस बताया था कि आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा, ऐसे सेंटेंस मैंने लिखा था, तो उसमें क्या था, धमकी थी। अब यही सेंटेंस जैसे मान लीजिए हमने कहा कि हम सेल का प्रयोग अन्य सभी कर्ता के साथ, जैसे अब ही को ले लेते हैं, सी को ले लेते हैं, किसी को एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं। जैसे लिखते हैं हम ही सेल किल, ही सेल किल मी लिख देता हूं, ही सेल किल मी, वह मुझे मार देगा, वह मुझे मार देगा। चलिए वह मुझे मार देगा, ही सेल किल मी, वह मुझे जरूर मार देगा, वह मुझे अवश्य मार देगा, ऐसे भी हम अनिवार्यता को व्यक्त कर सकते हैं। और भी लिख लेते हैं, जैसे लिख लेते हैं दे शैल मीट यू ऑन संडे। हम एक सेंटेंस और लिख दिया एग्जाम्पल के माध्यम से, आपको समझाने का प्रयास है कि दे शैल मीट यू ऑन संडे, वह आपको रविवार को, वह आपसे रविवार को अवश्य मिलेंगे, वह आपसे रविवार को अवश्य मिलेंगे। तो आपको विल, वुड, शैल, यहां तक का यह प्रयोग आपको आसानी से समझ में आया होगा, उम्मीद कर रहा हूं। आज थोड़ी सी एनर्जी फील नहीं हो पा रही है और आप लोग महसूस भी कर रहे होंगे, लेकिन कोशिश करिए क्लास हमारा इस तरीके से भी पढ़ने का कोशिश अपनी बेहतर कर रहा हूं कि आपको समझ में सारी बातें आए, और आप लोगों के सुझाव कमेंट बॉक्स में मिलते रहते हैं। अब हम आपको सेल के बारे में 2 पॉइंट जो डिस्कस करना था वो मैंने कर लिया। अब हम बात करते हैं सेल के पास्ट फॉर्म शुड की। सेल के पास्ट फॉर्म शुड के लिए हम आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ शुड, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम पेयर में लिखे थे, हमने लिखा था विल, वुड, शैल, शुड। तो विल का ही पास्ट वुड भी है और शैल का ही पास्ट शुड भी है। तो लिख लेते हैं, यह
सेल का पास्ट फॉर्म है, या सेल का पास्ट फॉर्म है। तो जो पास्ट फॉर्म है, जनरली विल के पास्ट फॉर्म वुड की और सेल के पास्ट फॉर्म शुड की जरूरत हमको नरेशन में लगती है, और नरेशन के समय हम पढ़ते हैं जब हमको टेंस चेंजिंग करनी होती है, जब आ जाता है कि हमको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पास्ट में रिप्रेजेंट करना होता है, तब हम विल का वुड और सेल का शुड करते हैं। तो चलिए देखते हैं एक सेंटेंस के माध्यम से। जैसे मैंने अभी आपको विल का वुड बताया था, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी इनका प्रयोग होता है। लिख लेते हैं, जैसे लिख दिया मैंने, मोहन told me that I should थोड़ा सा I should punish एक वर्ड लेता हूं, I should punish him, यही सेंटेंस में लेता हूं। चलिए देखते हैं, मोहन टोल्ड मी दैट आई शुड पनिश हिम। मोहन ने मुझसे कहा कि मैं उसे दंडित करूंगा। मोहन ने मुझसे कहा था कि मैं उसे दंडित करूंगा। ये सेंटेंस हुआ। तो ये देखिए, जो ये सेंटेंस हमने आपको बताया था अभी, जैसे हम विल का वुड जब पढ़े थे तो बताया था आपको, तो ये इनडायरेक्ट में लिखा गया है। जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे तो बाकायदा समझ में आएगा। अब इसका जो डायरेक्ट फॉर्म था वो शायद इस तरीके से था, देख लेते हैं। मोहन टोल्ड जो यहां लिखा है वो सेड था, सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, और यहां ये जो आई आया है, ये आई को लिखता हूं मैं यू, और यहां लिखूंगा मैं विल पनिश मी। ये इस तरीके से ये सेंटेंस लिखा था। और ये देखिए, आप यहां से क्लियर हो जाइए कि जो यहाँ विल आया है और यहाँ यू आया है, तो सब्जेक्ट भी चेंज हुआ है, यहाँ आई हो गया है और यहाँ विल का सेल लिखा गया, क्योंकि आई के साथ हम सेल लगाते हैं तो शुड भी लिखा जाएगा वहां। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। जब भी हम बात करेंगे वुड और शुड की, तो वुड के बारे में आपको मैंने बताया कि जब हम प्रेजेंट में पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं, विनम्र निवेदन करते हैं, तो हम वुड का भी प्रयोग कर लेते हैं। और अब हमने जब आपको सेल का शुड वाला फॉर्म जब हमने पढ़ाना शुरू किया है आपको, तो मैंने बताया कि शुड का प्रयोग यदि कि यह सेल का ही पास्ट फॉर्म है, तो जब भी सेल को पास्ट बनाने की बात होगी, जब भी सेल के पास्ट फॉर्म की बात होगी, तो वो शुड होगा। और दूसरा पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ कि शुड का एक अर्थ होता है। शुड, दूसरा पॉइंट, शुड का प्रयोग चाहिए के अर्थ में भी होता है। जैसे देखिए, शुड का प्रयोग चाहिए के अर्थ में भी होता है। अब मैं एक एग्जाम्पल लिखूं यहां, जैसे लिखूं कि he should do his work, he should do his work। इस सेंटेंस का अर्थ क्या हुआ कि उसे अपना कार्य करना चाहिए। he should do his work, उसे अपना कार्य करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, एक और सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे you should not disturb your brother। एक सेंटेंस हमने यहां ले लिया, you should not disturb your brother, तुम्हें अपने भाई को परेशान नहीं करना चाहिए। तो आप देखिए, जो यहाँ शुड आया है वो इस चाहिए के अर्थ में प्रयोग हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि अब तक आप विल
वुड, सैड और शुड के प्रयोग सीख गए होंगे कि किस दशा में इनका प्रयोग कहाँ होता है।